बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए धौलपुर से ये बड़ी खबर है। पुलिस और डकैत के बीच मुठभेड़ की सूचना है। मुठभेड़ में धर्मेंद्र उर्फ लुका गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा थी लुका गुर्जर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और डकैत के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में धर्मेंद्र उर्फ लुका गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लुका के 4 अन्य साथियों को गिरफ्तार किए जाने की भी सूचना है। 1 लाख रुपए के कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुका गुर्जर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस और डकैत के बीच मुठभेड़ भी हुई और मुठभेड़ के दौरान डकैत लुका गुर्जर पकड़ लिया गया। लुका गुर्जर के 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। इनके कब्जे से 5 हथियार बरामद हुए हैं। 3 राइफल, 2 अवैध तमंचा भी जब्त किए गए। इनामी बदमाश राजस्थान के अलावा एमपी और यूपी में भी आतंक का पर्याय थे, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान ये आरोपी फरार हुआ था। डकैत लुका गुर्जर 2 दिन पहले राजस्थान क्राइम ब्रांच द्वारा 1 लाख रुपए के इनाम भी इसके ऊपर घोषित किए गए। डकैत लुका पर 37 आपराधिक मामले दर्ज हैं। डकैत के खिलाफ अधिकांश रंगदारी, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, पुलिस के साथ मुठभेड़, उद्यापन के अभियोग भी पंजीबद्ध हैं। तो बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। 1 लाख रुपए के इनामी डकैत को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके। हरिवीर, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। कई राज्यों से फरारी काट रहे थे, कैसे मिली सफलता, क्या हुआ मुठभेड़ में, सब कुछ बताइए। वो बता दूं, जो इनामी डकैत है, कुख्यात बदमाश 1 लाख का इनामी है लुका गुर्जर, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी, लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी। ये पहले मुठभेड़ के दौरान ये फरार हो गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस की मुठभेड़ के दौरान बसई डांग के जंगलों में ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बदमाश से जो 3 राइफल हैं और 2 अवैध तमंचा हैं, कुल मिलाकर 5 हथियार बरामद किए हैं। इससे 60 राउंड हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में 4 इसके जो साथी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं और ये 3 जो ये बदमाश हैं। कुल मिलाकर ये 5 को गिरफ्तार किया गया है। इस पर एमपी, यूपी और राजस्थान की पुलिस लगातार इस को लेकर दबाव बना रही थी, तलाश कर रही थी, लेकिन ये राजस्थान से एमपी की सीमा में चला जाता था जब राजस्थान की पुलिस दबाव बनाती थी, और जब एमपी की बनाती थी जो राजस्थान में आ जाता। ये तीनों प्रांतों में पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था काफी समय से। तो अब जाकर के ये 1 लाख रुपए का जो इनामी है डकैत लुका गुर्जर, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ ही दिन पहले एडीजे क्राइम देने से मैंने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और पुलिस लगातार इसकी बिल्कुल हरिवीर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा थी, और न सिर्फ मुख्य आरोपी लुका गुर्जर बल्कि सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया गैंग के। अब पूछताछ में और भी खुलासे होंगे और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी। ऐसे में बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हरिवीर तमाम जानकारियों के लिए। क्राइम एमएन दिनेश सर, आईजी सर के निर्देशन में हमेशा से धौलपुर पुलिस का नंबर 1 टारगेट जो था लुक्का डकैत, आज पकड़ा गया है। आज सुबह धौलपुर पुलिस की टीम, जिनका निर्देशन सीओ बाड़ी साहब ने किया, वह अन्य टीमों ने मिलकर लुक्का डकैत व उसके अन्य साथी टोटल 5 लोगों को पकड़ा है और धौलपुर पुलिस के लिए बहुत अच्छी कामयाबी है। और अब बात उस भट्टी कांड की करेंगे जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। 2 अगस्त 2023 को भीलवाड़ा के जिस भट्टी कांड ने पूरे प्रदेश और देश को शर्मसार किया, देशवासियों को सन्न कर दिया, उसमें शनिवार को पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मजिस्ट्रेट ने भट्टी कांड में शामिल 2 सगे भाइयों को दोषी माना है। अदालत सोमवार को सजा का ऐलान भी करेगी। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सजा दी जाए। भट्टी कांड के फैसले का इंतजार था, आज वो आ चुका है। 2 जनों को दोषित किया गया है। हमारे साथ स्पेशल पीपी जो है, इस पे जो पैरवी कर रहे थे, महावीर सिंह कृष्णावत, आइए इनसे बात करते हैं। क्या फैसला रहा, कितनों को दोषित किया गया और कितनों को बरी किया गया? सर, आज माननीय न्यायालय द्वारा तो मैन एक्यूज्ड कालूर का उनको सभी धाराओं के अंदर दोष सिद्ध किया गया। उनमें धारा 376 डी, 302, 326, 201, 118, 120 भी आईपीसी में और 5GL/6 पॉक्सो एक्ट के अंदर दोष सिद्ध करा दिया। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट
30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश की थी। 473 पेज की चार्जशीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। भीलवाड़ा पुलिस की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में रूह कपा देने वाले खुलासे थे। पुलिस के अनुसार दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक नाबालिग लड़की के साथ पहले 2 आरोपियों कालू और कान्हा ने रेप किया। उसके सिर पर लाठी मारकर उसे बेहोश किया। नाबालिग के बेहोश होने पर पकड़े जाने के डर से दोनों ने उसे मुंह के बल जिंदा कोयले की जलती भट्टी में डाल दिया था। खास बात यह है कि आरोपियों के परिजनों ने भी महापाप में सहयोग किया था। मामले में राज्य सरकार ने विशेष लोक अभियोजक महावीर किसनावत को नियुक्त किया। मामले में 2 आरोपियों सहित 9 महिला पुरुष का ट्रायल पॉक्सो कोर्ट 2 में जारी था, जिसमें 43 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। कोर्ट में 222 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। मैं तो फांसी मांगता कोर्ट से, सरकार से। मेरी बेटी ने काट मार भट्टी में डाल दी, फांसी मगन फेरा पे मन कोर्ट में पे फांसी दिलाओ। 9 जना हंसा साथ में अपने 2 मैन मार बालन कितना सरकार मार काट भट्टी में डाल दी, फिर उन्होंने बाहर काट दिया। मैं तो फांसी की मांग रहा हूँ, उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, 2 को सजा जो है सुनिश्चित की है। आप मंजूर पड़े सवाल अब आगे हाई कोर्ट में जाएंगे। उनको फांसी होना चाहिए। फांसी निर्दोष बच्चे ने मारी ने जिंदगी ने भट्टी में जलाई और टकरा किया। अब मामला समझ लीजिए। 2 अगस्त 2023 का है मामला। मवेशी चराने के लिए बच्ची खेत में गई थी। दोपहर तक जब माता पिता ने बेटी को नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू की। बच्ची के लापता होने की सूचना पूरे गांव में फैल गई। सभी रात करीब 10 बजे तक बच्ची की तलाश करते रहे। वहीं गांव के बाहर खेतों में कालबेलियों के डेरे में कोयला भट्टी जलती देखी गई। ग्रामीणों को इतनी रात बारिश के समय में भट्टी जलने की वजह से शक हुआ, जिसके बाद वहां जाकर देखा तो वहां बच्ची के कपड़े, कड़े, चप्पल और हड्डियां मिली। उसके बाद ग्रामीणों ने उसी समय शक के आधार पर कुछ कालबेलियों लोगों को पकड़ लिया। पिता ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसमें सामने आया था कि उस भट्टी पर कान्हा और कालू भी रहते हैं। मामले की जांच भीलवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश हेमन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी। उन्होंने इस केस में मुख्य आरोपी कान्हा कालू समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें आरोपियों की पत्नी, बहन, मां और पिता को आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके खिलाफ सरकारी वकील हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल अपील की जाएगी, 100% अपील करेंगे, 100% अपील करेंगे। जो 7 एक्यूज को एक्यूटल किया गया उनके खिलाफ हम हाईकोर्ट में सरकार की ओर से अपील करेंगे, निश्चित तौर पर। पॉक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने कालू और कान्हा को दोषी माना है, लेकिन आरोपियों को सजा नहीं सुनाई है। वहीं जो स्पेशल पीपी है भट्टी कांड में महावीर सिंह किश्नावत, उन्होंने भी कहा है जो 7 जने बरी हुए हैं उनके खिलाफ आगे भी अपील की जाएगी। अब देखना है कि सोमवार को जिन पे दोषी हुए हैं उनके लिए कोर्ट क्या सजा तय करता है और 7 आरोपियों के लिए कब अपील की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। मिशन 400 पार प्रचार धुआंधार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इन लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है, जिसके लिए बीजेपी के दिग्गज अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी किसी से कम नहीं। बीजेपी को उसका लक्ष्य हासिल कराने की दिशा में सीएम भजनलाल ने दूसरे राज्यों में 42 जनसभा और रोड शो किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अब की बार 400 पार, सीएम भजनलाल शर्मा ने लगाई जी जान। दूसरे प्रदेश में की 42 जनसभा और रोड शो।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार वाला आंकड़ा हासिल करेगी या नहीं, ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन पार्टी के दिग्गजों ने दूसरे राज्यों में जाकर जनसभाएं और रोड शो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब की बार 400 पार के संकल्प को साकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 90 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। अब राजस्थान के अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ियों के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टार प्रचारक के रूप में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की बात करें तो उन्होंने दूसरे राज्य में 42 जनसभा, सम्मेलन और रोड शो किए। प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी बाहुल्य राज्यों और लोकसभा सीटों पर प्रवासी सम्मेलन किए। सीएम भजनलाल शर्मा ने अब तक झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और महाराष्ट्र में प्रचार किया है। जानकारी की माने तो जिस राज्य में प्रवासी राजस्थानियों का उद्योग और व्यापार है, वहां सीएम भजनलाल बीजेपी प्रत्याशियों की डिमांड में है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी सीएम का नाम शामिल है। जिन राज्यों में सीएम स्टार प्रचार कर रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात शामिल है। सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं सीएम ने तेलंगाना और महाराष्ट्र में की है। लोकसभा चुनाव में दूसरे प्रदेश में सीएम भजनलाल 42 जनसभा कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भी नेताओं ने एक प्रदेश में एक महीने के अंदर करीब 90 जनसभाएं, रोड शो और मीटिंग्स की। 13 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक सीएम एक महीने में 33 जनसभा और रोड शो कर चुके थे। अगर एक महीने की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 42 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, कलकत्ता हो, हरियाणा हो या फिर अन्य राज्य हो। उनके अंदर किस तरीके से प्रवासी राजस्थानियों को कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार को लेकर उनके बीच में जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो पांचवें चरण के लिए 20 मई को मतदान होने जा रहा है, लेकिन जिन 49 सीटों पर मतदान होना है उनमें से एक है अमेठी लोकसभा सीट, जो कांग्रेस के लिए साख का मुद्दा है। हालांकि इस बार राहुल गांधी इस सीट से मैदान में नहीं है, बल्कि उनके जगह किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को टक्कर देने मैदान में उतरे हैं। ऐसे में उन्हें जिताने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। अमेठी की जंग में जीत की जद्दोजहद। राजस्थान कांग्रेस के कई नेता अमेठी में मौजूद। अमेठी बनी सबसे हॉट सीट। अमेठी की कमान कांग्रेस ने राजस्थान को सौंप दी है। सुनने में भला ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन जिस तरीके से 5वें चरण से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता अमेठी में डेरा डाले हुए हैं, उसके बाद ऐसा तो कहा ही जा सकता है। 10 दिन पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत को अमेठी का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया, जबकि शुक्रवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी अपनी टीम के साथ अमेठी पहुंच चुके हैं। पहली बार एक सीट पर 33 राजस्थान कांग्रेस के नेता मोर्चा संभाले हुए हैं, जिसमें 3 मौजूदा विधायक और 9 पूर्व विधायक शामिल हैं। आलम यह है कि मानो कांग्रेस हर हाल में अमेठी सीट को जीतना चाहती है। अमेठी में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कोऑर्डिनेशन का जिम्मा धर्मेंद्र राठौड़ को सौंपते हुए उन्हें चुनाव समन्वयक बनाया है। वो ही तय कर रहे हैं कि कौन नेता किस दिन कहां रहेगा और कितने दौरे करेगा। अमेठी में कांग्रेस के 3 विधायक और 9 पूर्व विधायक समेत 33 नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। अमेठी में गांधी परिवार के खास किशोरी लाल शर्मा उम्मीदवार हैं। अमेठी की जंग जीतने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत 10 मई को ही अमेठी पहुंच चुके थे। इसके अलावा जो और नेता अमेठी में मौजूद हैं, उनमें गोविंद सिंह डोटासरा, संदीप यादव, जोगेंद्र अवाना शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने कौन सी रणनीति बनाई है, जिसके तहत अमेठी फतह की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ने 8 विधानसभा को 17 हिस्सों में बांटा है। किसे कौन सी जिम्मेदारी? अमेठी ब्लॉक हारून रशीद, हेम सिंह शेखावत, देशबंधु शर्मा।
सिंहपुर इलाके में चेतन डूडी और दानिश अबरार, जगदीशपुर में विधायक रफीक और उनकी टीम, छतोह में बाबूलाल नागर और नरेंद्र सिंह भाटी को कमान, भेटुआ ब्लॉक में पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को जिम्मेदारी दी गई है, गौरीगंज ब्लॉक की कमान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को दी गई है, जामो ब्लॉक की जिम्मेदारी सर्वेश पारीख, ताराचंद मीना और नौरत गुर्जर को दी गई है, शाहगढ़ पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव और संदीप चौधरी के जिम्मे है, बाजार शुकूल में लाखन मीणा और दीनबंधु शर्मा अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, बल्दीराय में करण सिंह उचियारड़ा और प्रकाश बिश्नोई, तिलोई में दिनेश खोडनिया प्रचार में जुटे हैं, बहादुरगढ़ में जोगेंद्र अवाना और अशोक पोसवाल, सलोन में यशवर्धन सिंह शेखावत और भानु प्रताप सिंह, भादर ब्लॉक में पवन गोदारा और संदीप यादव, टिही में राजेंद्र सोलंकी और पन्नालाल कच्छावा, मुसाफिर खाना में महेंद्र गहलोत और शेमशेख खान भालू को जिम्मा दिया गया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस तरह की रणनीति से अमेठी की सीट फतह कर लेगी, लेकिन अमेठी में इन दिनों राजस्थान छाया हुआ है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति चुनाव परिणाम बदल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पुलिस ने एक लैपटॉप और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। थाना अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टे की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों का लेनदेन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार है। फरार सरगना के दुबई के सट्टा नेटवर्क से लिंक की खबर भी सामने आ रही है। पुलिस फरार सरगना की तलाश में है। शाम को सूचना मिली थी मुखबिर से कि गेलासर गांव के अंदर है आईपीएल का सट्टा चल रहा है, जिसमें अनिल और कमल किशोर जो जायल के रहने वाले हैं गेलासर आए हुए हैं और आईपीएल का ऑनलाइन सट्टा कर रहे हैं। सूचना पर मकराना पुलिस की टीम है वो पहुंची अधिकारियों के निर्देशानुसार और गेलासर गाँव से आईपीएल का एमआई और एलएसजी के बीच जो मैच चल रहा था आईपीएल का, उस पर सट्टा लगाते हुए जायल के अनिल नाम के व्यक्ति को पता है। तो वही अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार करने का मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़िता से शादी का वादा करके उसके साथ रिलेशनशिप बनाई, 8 महीने तक उसका बलात्कार किया। पीड़िता ने जब शादी का दबाव बनाया तो उसे पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है। जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो आरोपी ने उसे बुरा भला कहा और जान से मारने की भी धमकी दी। मामले में पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। जयपुर निवासी प्रेम सिंह ने कुछ समय पूर्व मेरी मुलाकात हुई थी, जिसने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए। जब मुझे प्रेम सिंह की शादीशुदा होने की इत्तला मिली तो मैं उनके पत्ते पर जयपुर गई तो उन प्रेम सिंह के भाई बड़े भाई ने मुझे बुला भरा पूरा कहा और जान से मारने की धमकियाँ दी, जिस पर प्रकरण संख्या 237/24 दर्ज कर अनुसंधान जारी है। और खेतड़ी के कोलिहान खदान में जो हादसा हुआ उसे लेकर जांच जारी है। खदान में डीजीएमएस टीम खदान की बारीकी से निरीक्षण कर हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। आज भी जांच जारी होने के कारण खदान में खनन का कार्य बंद रहा। डीजीएमएस टीम ने खदान पर नोटिस चस्पा कर ठेका कर्मियों से जानकारी मांगी है। डीजीएमएस टीम के सदस्य नेरोमेट वाहन से खदान में घटनास्थल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। विजिलेंस टीम के अधिकारी स्थानीय खदान अधिकारियों और कर्मचारी के साथ खदान की जांच के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान लिफ्ट का रस्सा टूटने से हादसा हो गया। लिफ्ट 1875 फीट गहरी बताई जा रही है, जो इस गहराई में जाकर फंस गई। हादसे में विजिलेंस टीम के मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई, जबकि 14 घायलों का जयपुर में इलाज जारी है।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अक्षय कुमार अरशद वारसी स्टारर फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग को लेकर कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। फिल्म को लेकर बार एसोसिएशन और वकीलों ने छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए दावा पेश किया था। फिल्म के साथ ही अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और प्रोड्यूसर सुभाष कपूर के DRM की ओर से आए वकीलों ने इसमें बहस की। दावा चलने योग्य है या नहीं, इसे लेकर अपने अपने तर्क रखे गए। जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने कहा कि फिल्म अभी पर्दे पर नहीं आई। कहानी में अधिवक्ताओं और न्यायालय की किस तरह से छवि बताई गई है, इसे सामने लाना चाहिए। मामले में 27 मई को सुनवाई होगी। बहस हुई आज, और बहस के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि अभी ये दावा चलने योग्य है या नहीं है। हमारे अधिवक्ता योगेंद्र जी ओझा ने सभी अधिवक्ताओं की तरफ से पैरवी की। उन्होंने बताया कि आज ये स्टेज नहीं है दावा खारिज होने की, एविडेंस की स्टेज है। CPC में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है कि दावा अमेंडमेंट भी हो सकता है। तो बार एसोसिएशन ने फिल्म को लेकर दावा पेश किया है और कहा जा रहा है कि इसमें वकीलों की छवि को धूमिल किया जाता है। अक्षय अरशद के वकीलों ने भी अपने अपने दावे पेश किए। अब देखना है कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेता है। 27 मई को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे हीटवेव से मचे हाहाकार की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। आसमान से आग बरस रहा है, लोगों का हाल बेहाल है। लू थपेड़ों से सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी परेशान है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। लोग जरूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ और दिन गर्मी से हाल बेहाल हो सकता है। गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गर्मी से जुड़ी, जहां पर गर्मी का सितम लगातार जारी है। जोधपुर, जैसलमेर, दौसा और धौलपुर से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर चारों ओर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरीके से कोविड के दौरान लॉकडाउन लगा था तो सड़कें सुनसान थी, कुछ उसी तरीके से नजारा एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान भी आप सभी से अपील करता है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो खुद की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। तो राजस्थान में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। वहीं राजधानी में तापमान बढ़ने के साथ ही अब लोग भी गर्मी से राहत पाने के लिए तमाम तरीके उपाय खोज रहे हैं। ऐसे में चलते राहगीर इस तपती गर्मी से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। कोई दुपट्टा तो कोई हैट, सनग्लास की मदद ले रहा है। तपती गर्मी से बचने की कोशिश चारों तरफ देखी जा रही है। इस पर संवाददाता महिमा जैन ने लोगों से बातचीत की है, आप भी सुनिए। राजधानी में तापमान बढ़ने के साथ ही अब लोग गर्मी से बचने के तरह तरह के उपाय भी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल मैं पर्यटक स्थल पर मौजूद हूं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक हैं और पर्यटकों से हम जानेंगे कि आखिर इस चिलचिलाती धूप में वो पर्यटक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं, गर्मी से क्या परेशान नजर आ रहे हैं। सर हाँ मैडम, क्या बताए, अभी मई का महीना ही चल रहा है और गर्मी इतनी जबरदस्त पड़ रही है, लेकिन फिर भी आज जैसे विश्व संग्रहालय दिवस था तो इस उपलक्ष्य पे सभी मॉन्यूमेंट फ्री थे राजकीय, तो इसलिए हम घूमने आए हैं बच्चों के साथ। जी देखिए, गर्मी से निजात पाने के लिए हमें लोग स्कार्फ लगाते हुए और सनग्लासेस पहनते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैम से जानेंगे, मैम आज जंतर मंतर पर आप हैं, लेकिन गर्मी भी बहुत हो गई है, धूप सनलाइट से क्या परेशान है? हाँ बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी ये माहौल है कि जयपुर देखना है, पिंक सिटी, तो इसीलिए हम इस धूप में भी आए हैं। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसी लग रही है पिंक सिटी? पिंक सिटी बड़ी मज़ेदार है, जैसा नाम है वैसे ही है पिंक सिटी। यहाँ के खाने वगैरह भी बहुत मिष्ठान अच्छे हैं यहाँ के। जी जी जी, देखिए और भी यहाँ पे टूरिस्ट हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आप पिंक सिटी में आए हैं, वेदर कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा है वेदर, अभी फिलहाल के लिए इट्स विंडी बट इट्स गर्मी लग रही है, हॉट, वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट, वेरी हॉट। जी देखिए, टूरिस्ट का कहना है कि
सीज़न बहुत गर्म है, गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी गुलाबी नगरी को जब हम निहारने निकले हैं तो इतना महसूस नहीं हो पा रहा है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं और आज विश्व संग्रहालय दिवस भी है, तो ऐसे में प्रवेश भी निःशुल्क रखा गया है, तो तादाद हमें और ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप देखिए, लोगों ने गर्मी से बचने के इंतज़ाम पूरे कर रखे हैं। लोगों ने स्कार्फ बांध रखा है, सनग्लासेस का वो लोग यूज़ ले रहे हैं, हैट्स उन्होंने लगा रखी है। और वहीं बाहर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें गन्ने के रस पे भी भीड़ दिखाई देती है कि गर्मी से राहत मिले, इसलिए तरह तरह के उपाय अब लोगों की ओर से किए जा रहे हैं। कैमरामैन मानसिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। तो वहीं जोधपुर में पारा 42 डिग्री पार कर चुका है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच रहने वाला है। सड़कों में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। जोधपुर में भी हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते दिन हल्की बूंदाबांदी हुई थी और लोगों को इस बात की आस थी कि कहीं न कहीं बरसात से मौसम सुहाना होगा, लेकिन यह बात गलत साबित हो रही है और दिन के साथ ही तापमान में तेजी देखी जा रही है। अभी अगर तापमान की बात करूं तो तकरीबन 42 और 43 डिग्री के तापमान में हम यहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अधिकतम तापमान अगर बात करें तो मौसम विभाग की माने तो 44 और 45 डिग्री के आसपास जोधपुर सूर्य नगरी का तापमान रहने वाला है। दिन के जो गतिविधियां हैं उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन नजर आता है। लोग आप देखिए जिस तरीके से जा रहे हैं, दुपट्टा ओढ़े हुए, और ऐसे प्रबंध करते हैं जिससे कि गर्मी उन्हें कम से कम लगे और इससे राहत मिल सके। लेकिन लोगों को अपने काम के लिए निकलना पड़ता है और काम के साथ साथ गर्मी से बचने के भी लोग उपाय करते हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से इस गर्मी में क्या कुछ बचाव के उपाय रखते हैं आप? सर, इस गर्मी के अंदर बचाव के उपाय तब क्या किया जा सकता है कि थोड़ा बाहर निकले तो मुंह पर दुपट्टा वगैरह बांध के निकले, पर ये सही है कि गर्मी सूर्य नगरी में ज़्यादा ही पड़ती है, सूरज का प्रकोप ज़्यादा ही है। कल बरसात हुई पर हमें इतना लगा कि राहत मिलेगी, पर राहत नहीं मिल पाई, तो गर्मी है, अब इसमें काम करना पड़ेगा। गर्मी में काम करना पड़ेगा। कुछ देखिए, ये दुकान है जहां शीतल पेय ज्यादातर मिलते हैं। क्या लगता है सामान्य दिनों के मुकाबले जो शीतल पेय, छाछ और दूध और दही, इनमें किस तरह की तेजी देख रहे हैं? अभी जो गर्मी को देखते हुए जिस टाइप से। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओडिशा के पुरी पहुंचे, वहां पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करती है कांग्रेस, ये आरोप लगाए गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। तो लगातार चुनावी प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पे। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के जो लोग हैं वो हमेशा परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, रंगभेद, इन सारे विषयों को लेकर के चलते हैं। इनका कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आधार पर चलना, लूट और झूठ के आधार पर चलना, झूठे वायदे करना। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप कांग्रेस के और इनके जो गठबंधन के लोग हैं, गठबंधन क्या ठगबंधन के जो लोग हैं, उनका घोषणा पत्र आप देख लीजिए। इन्होंने कभी भी अपने घोषणा पत्र को पूरा किया हो? इनका कोई घोषणा पत्र आप निकाल के देखिए, अब का नहीं, कभी का भी निकाल लीजिए, इन्होंने उन घोषणा पत्र को कितना पूरा किया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में हज यात्रा के लिए रवाना होने वाले हज यात्रियों की तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। प्रदेश में इस बार 3,940 हज यात्री हज के लिए रवाना होंगे। हज यात्रियों को 9 उड़ानों के जरिए 21 मई से जयपुर के मदीना के लिए रवाना किया जाएगा। उससे पहले हज यात्रियों के पासपोर्ट, वीजा, हज आईडी समेत सारे जरूरी सामान के किट तैयार किए जा रहे हैं। हज हाउस पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता ने, देखिए। 21 मई से राजस्थान से हज यात्रियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उससे पहले तैयारियां जोरों पर है। जयपुर से रवाना होने वाले तमाम हाजियों की तमाम तैयारी यहां पर हज हाउस में की जा रही है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं जहां पर हाजियों के लिए जो हज सेट तैयार किया जा रहा है, उसमें बाकायदा इनकी सारी डिजिटल आइडेंटिटी के लिए यहां पर स्टिकर तैयार किए गए हैं। ख़ास तौर पर जो मेटेलिक
जो ब्रेसलेट हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। जो भारतीय झंडे को कैरी करने वाले उनके आईडी होल्डर हैं और जो स्टैंड है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। पूरा किट तैयार किया जाएगा और हर हाजी को यहाँ पर दिया जाएगा। तैयारियों को लेकर के बातचीत करते हैं महमूद खान साहब से। क्या तैयारियाँ हैं फाइनली अगर देखें तो अब आप पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, एक फाइनल स्टेज 21 तारीख से रवानगी हो जाएगी। ये देखिए, ये जो है हमारा पासपोर्ट सेक्शन है जहाँ पे हम तैयार करते हैं, यही एक तरीके से की पोजीशन है। अगर आप देखेंगे, एक थैली दीजिएगा मेरे को, उसमें जो आपने तैयार की है, मेरी पूरी जो टीम है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पूरा पॉली बैग जो है हाजी के रिपोर्ट करने के बाद में सारी इन्फॉर्मेशन, उसको कौन सी बिल्डिंग है, उसका कमरा नंबर क्या है, वो किस फ्लाइट के अंदर है, उसका बोर्डिंग पास है, पासपोर्ट वगैरह सब डाल के ये हाजी को दिया जाएगा। और इसके अंदर ये जो आप देखेंगे बड़ा स्पष्ट तौर के ऊपर हमारे द्वारा प्रत्येक हाजी का कवर नंबर उसका दिया हुआ, ताकि किसी भी तरीके से मिसप्लेस नहीं हो। यही इम्पॉर्टेंट है और इसमें प्रत्येक हाजी को चीज़ें संभालनी भी हैं। अगर आप देखेंगे इसमें कि ये जो आई कार्ड होल्डर्स वगैरह सब हैं, उसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये ब्रेसलेट है। इसमें देखिए आप बारकोड है, इस बारकोड के आधार पर यदि कोई भी चीज़ है वहाँ पे स्कैनिंग करने और उन चीज़ों की आसानी होगी। इसमें ये देखिए कि बारकोड लगा हुआ प्रत्येक उसके उसमें। जैसे मान लीजिए किसी जलालुद्दीन अल्लाह नूर एक हज यात्री है और जयपुर में मोहना मंडी के पास स्थित शिव शक्ति विहार कॉलोनी स्थित भारत अपार्टमेंट में आज सवेरे भीषण आग लग गई। आग से किसी प्रकार के जनहानि की सूचना नहीं है। सभी रहवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने से अफरा तफरी जरूर मच गई। सही समय पर दमकल ने आकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन लोगों की गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं इस मौके पर संवाददाता ने लोकल रेसिडेंट से बातचीत की और जाना कैसे हुआ हादसा। मंडी के भारत अपार्टमेंट्स में आज सुबह आग लग गई है। आग का कारण पता हाल फिलहाल नहीं चला है, लेकिन दमकल के आने के बाद आग पर काबू पूरी तरह से पा लिया गया है। हाल फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि आग ने क्या रूप लिया और यहाँ पर रखी हुई पार्किंग एरिया में जो भी जितनी भी गाड़ियाँ थी वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है। हाल फिलहाल ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची और उन्होंने भी जाँच ली है। अब यहाँ पर मेरे साथ लोकल रेजिडेंट्स लोग मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये कैसे हादसा हुआ, कब इसका पता चला और क्या इसका कारण आप लोगों की ओर से बताया जा रहा है। देखो मैं तो गांव जा रहा था, मेरे को आइडिया अभी फ़ोन आया था कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है और मैं वापस आया हूं तो मैंने आके देखा कि यहाँ पे आग लग रखी है और फायर ब्रिगेडर आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर में दम है सहयोगी रविंद्र के साथ। नमस्कार।